everyone. We'll start the class. Asha ji, Vinita, are you there? Please switch on your video. We'll start the class with the prayer. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamukkaro, Sava Pavapanasano, Mangalanam Cha Savesi. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी हम क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रमाण का। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। आज हम जो बात करने जाने वाले हैं वो है प्रमाण रिलेटेड। तो प्रमाण क्या है, उसके मुख्य लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे उसके मुख्य लक्षण। उसके पहले एक बेसिक चीज हम जान लेते हैं कि सम्यक्यता जानने योग्य पदार्थ जो होते हैं ना, प्रमेय क्या है। आप लोग को पता है प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। प्रमा क्या है, ये सारी बातें आपने सुनी हुई है। विनीता जी, अनुश्रुति, आशा जी, किसी ने ये बात सुनी हुई है? प्रमेय मैम, प्रमेय जिन वस्तु का ज्ञान किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलोगे? हाँ, जिस वस्तु का ज्ञान किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं और प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। हाँ, और प्रमाता और प्रमिति और प्रमिति एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं। प्रमाण सीखने से पहले ये खाली पता होनी चाहिए। इसके रिलेटेड और कुछ ज्यादा डिटेलिंग नहीं हमको जाननी है, पर जो जानने के साधन हो, प्रमाण के जानने के मतलब जो पदार्थ को हम जानना चाहते हैं ना, वो है प्रमेय। फिर उस जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं, और जो व्यक्ति जानने वाला है, जो इसको जान रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रमाता। प्रमाता तथा प्रमेय भी बोल सकते हैं। प्रमेय के ज्ञान को प्रमा अथवा प्रमिति भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हम, जैसे हमको ये तीन वर्ड तो पता है, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। ये तो पता है ना, ज्ञेय क्या होता है। जिस पदार्थ को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्ञेय है, मतलब जो ज्ञान में आने के योग्य है वो ज्ञेय है। फिर जो हम उसका ज्ञान पाते हैं वो ज्ञान है, और जो ज्ञान पा रहा है वो ज्ञाता है। तो उसी हिसाब से प्रमाण में प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता एवं प्रमिति ये शब्द से प्रसिद्ध है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? आशा जी, समझ में आया? मैम एक बार और बताइए। जैसे ज्ञान और ज्ञाता होता है, आशा जी? जी। हाँ, क्या होता है ज्ञेय? जिस वस्तु को जानते हैं वो हाँ, जानते हैं हाँ। वो ज्ञाता। ज्ञान क्या होता है?
जो जाना जाता है जो जो जाना हमने उस चीज के लिए वो ज्ञान है उसका, और जो जान रहा है वो ज्ञाता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो व्यक्ति जान रहा है उसको बोलेंगे प्रमाता या प्रमेय, और जो जानने का साधन है उसको प्रमाण बोलते हैं, और जो पदार्थ को जान रहे हैं उसको प्रमेय बोलेंगे। समझ में आया? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अभी आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? प्रमाण के प्रमुख लक्षण दिख रहा है सबको? पढ़ सकते हो सब? हाँ। हाँ, तो अभी उसमें क्या है कि जैसे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि अलग अलग प्रकार के लॉजिशियंस थे, तर्कवादी थे, उन्होंने धीरे 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 तर्कवाद में कैसे आगे बढ़े, तो उनके रिलेटेड जो सारी बातें हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे सिद्धसेन, समंतभद्र, भट्टाकलंग, विद्यानंद, अभयदेव सूरी, मतलब ये सारे लोगों ने इंक्लूडिंग हेमचंद्र ने प्रमाण के लक्षणों का प्रतिपादन किया है। बहुत प्रमाण क्या होते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उस सारी चीजें रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई है। समझ में आया? तो उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो क्या बोलते हैं कि उसका सारांश यह है कि जो स्व एवं पर का निश्चयात्मक ज्ञान देता है वो प्रमाण है। किस किस चीज का ज्ञान देता है? स्व का और पर का, दोनों का। तो प्रमाण के जैन दर्शन में प्रमुख रूप लक्षण इस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? देखो, न्याय अवतार, स्वयंभू स्तोत्र, फिर तत्वार्थ लोक वार्तिका, प्रमाण नए तत्वलोक, परीक्षामुख, अष्टशती, फिर लब्धीय त्रैवृत्ति, आप्तमीमांसा, ये सारे आगम किस रिलेटेड है? क्या डिस्कस करते हैं? प्रमाण के बारे में डिटेलिंग देते हैं। तो वहां पे क्या बोलते हैं, हर एक अलग अलग आगम में अलग अलग आचार्यों ने या अलग अलग तर्कवादियों ने क्या बोला है प्रमाण के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोला है, प्रमाणम स्वपराभासी ज्ञानम आद विजय जीतम, मतलब स्व एवं पर पदार्थ का प्रकाशक वह ज्ञान जो बाध रहित है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण कहलाते हैं। वैसे ही संसार में स्व एवं पर का प्रकाशक ज्ञान प्रमाण है। ये कहाँ से बात लिखी हुई है? स्वयंभू स्तोत्र। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ो, क्या है? विनीता जी पढ़ो, थर्ड पॉइंट यहाँ से क्या लिखा है? जो स्व एवं पर का निश्चय निश्चय ज्ञान होता है वह मुख्य ज्ञान होता है, वह मुख्य प्रमाणता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही बतलाता है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कि स्व और पर का जो ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, प्रकाशक ज्ञान होता है, वो सारे ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है? वापस वही दिया है, स्व एवं पर का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। फिर अभी दूसरी बातें भी यहाँ आती है लब्धि त्रय वृत्ति में। वो क्या कहते हैं, और आप्तमीमांसा में क्या कहते हैं कि तत्व ज्ञान प्रमाण है। जो तत्वों का ज्ञान है वो प्रमाण है। फिर क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान प्रमाण है। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे प्रमाण मीमांसा में? क्या कहते हैं कि संशय आदि से रहित जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु तत्व को जाना जाता है वह प्रमाण है, तथा वह प्रमा में साधकतम होता है। मतलब देख रहे हो आप लोग कितने रेफरेंसेस आपके पास है जो क्या प्रूव करते हैं कि प्रमाण का कितना इंपॉर्टेंस है जैन आगमों में, और प्रमाण कितना महत्व इंपॉर्टेंट लॉजिकल टूल है, और वो स्व और पर दोनों का ज्ञान देता है, और तत्व सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रमाण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। समझ में आ गया आप लोग को? शैल आई गो टू फर्दर? हम आगे बढ़े। आशा जी, आदित्य और
शांतिलाल जी सर क्यों ज्वाइन नहीं हुए हैं? मेरे को पता नहीं, फोन कर, मुझे पता नहीं। क्योंकि आदित्य ने तो डाला था कि उसको मैसेज मिल गया करके, तो ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, आप फोन कर दीजिए कोई भी कि क्लास शुरू हो गया है, ज्वाइन कर दे। ठीक है, अभी इन लक्षणों पर के बाद आपको और भी क्या क्या विशेष इंपॉर्टेंट लक्षण है जो प्रमाण के बारे में जानना है। फर्स्ट क्या है, प्रमाण कैसा होता है? ज्ञानात्मकता वाला, ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है, ज्ञान को जानने की कोशिश कराता है। तो यहाँ जैन दर्शन में क्या कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि के प्रमाण न मानकर ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। जैन दर्शन में ज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमाण। उसके अलावा क्या कहते हैं, इंद्रिय का ज्ञान जो होता है ना, जैन दर्शन में उसको भी प्रमाण माना है। इंद्रिय से जो प्राप्त होता है वो भी प्रमाण है, और इंद्रिय के बगैर, इंद्रियातीत या इंद्रिय के बगैर भी जो ज्ञान होता है वो भी सारा प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो चक्षु आदि इंद्रियों से जन्य रूपादि का ज्ञान, फिर मनोजन्य ज्ञान, आत्मा से जन्य ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि क्या होते हैं? ज्ञान के प्रमाण है। निमित्त कोई भी चलेगा पर ज्ञान आत्मा में ही होता है। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है प्रमाण का कि वो ज्ञानात्मक होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? स्व पर प्रकाशता वाला। विनीता जी, अनुश्रुति जी, आशा जी, समझ में? यस यस तो यहाँ मैम, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि वो समझ में आ ही जाता है, जो आप लाइंस बोलते हो उसी में ही हो जाता है स्पष्ट। बस समझ में आए तो बस। ये एक बहुत थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ना, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते वो इजी होता है, यहाँ पे थोड़ा हमको डिटेलिंग में जाने की जरूरत है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना तो आगे जाते हुए हमको कंफ्यूज नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो शायद हमको फिर कंफ्यूजन हो जाए। अगर अपना बेस क्लियर है ना तो हमको आगे समझ में आएगा। यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या है, स्व और पर प्रकाशता। तो यहाँ प्रकाशता तो होती है, ज्ञान तो होता है, पहले ज्ञान की तो बात हो गई। तो अभी ज्ञान किस किस चीज का होना चाहिए, किस किस चीज को प्रकाशित करता है? तो यहाँ बोले हैं कि स्व को और पर को, स्व और पर दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो प्रमाण का करेक्ट साधन बनता है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक होने से प्रमाण स्व पर का प्रकाशक भी होता है। तो ज्ञान का यह स्वभाव है। तो जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जांपल किस चीज का दिया हुआ है, दीपक। तो जब दीपक होता है, दीपक तो हम सबको पता है दिया, जब हम वो जलाते हैं दिया तो वो क्या होता है, स्व को तो प्रकाश करता है, पर स्व के आसपास जो चीजें सारी पड़ी हुई है ये सारे पर को भी प्रकाशित करता है। यस और नो? समझ लो, एक रूम में अगर अंधेरा है, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर आपने वहां पे एक दिया जला लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? पूरा रूम प्रकाशित होगा। दिखाई देगा। हाँ, और वहां जो जितनी भी चीजें पड़ी है वो दिया तो दिखाई देगा ही हमें, पर उसके साथ जितनी भी चीजें आजू बाजू में पड़ी हुई है उस रूम में वो सब भी दिखाई देगी, बराबर? तो उसको बोलते हैं स्व और पर प्रकाश करना। दीपक जिस प्रकार अपने को प्रकाशित करता है एवं पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, उस प्रकार ज्ञान का भी यही स्वभाव है कि वह स्व और पर को प्रकाशक होता है। समझ में आ गया? जो स्व प्रकाशक नहीं होता है ना, वह ज्ञान भी नहीं होता है। दैट इज नॉट द राइट ज्ञान, दैट इज नॉट द ज्ञान ओनली। तो न्याय आदि दर्शन प्रमाण को स्व पर प्रकाशक नहीं मानकर पर प्रकाशक ही मानता है। जब न्याय आदि दूसरे दर्शन जो होते ना तो ये नहीं मानते, तो हम उसके बारे में बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, पर हमको जैन आगम के अनुसार क्या है वो जानना बहुत जरूरी है कि वो स्व और पर प्रकाशक होता है।
क्या बोला आशा जी? उन्होंने बात हुई किसी से? फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा कोई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी क्या हो रहा है, अभी क्या बोल रहे हैं कि दूसरे जो वादी तर्कवादी है जैसे कि देवसूरी, वो क्या कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान के बाह्य आलंबन को ज्ञात मानकर भी ज्ञान को स्व प्रकाशक न माने। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वयं को भी अलौकिक करता है एवं जगत को भी अलौकिक करता है। अलौकिक करता है मतलब वो स्वयं तो दिखता है और पूरे जगत को भी दिखाता है। जैसे रात होती है तो रात को हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, पर जैसे ही सूर्य आता है तो वो खुद तो हमको दिखता है और साथ साथ में पूरे जहां को दिखाता है। हमको सब कुछ, रात के अंधेरे में हमको कुछ नहीं दिख रहा था, अभी सुबह के उजाले में हमको सब कुछ दिख रहा है, बराबर ना? ये बिल्डिंग दिख रही है, रास्ते दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, हर एक स्ट्रीट लाइट हो कि ना हो हमको सब कुछ दिखता है, बराबर। उसी प्रकार प्रमाण स्व एवं पर दोनों का ज्ञान कराता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल दिए, वापस टेबल का भी एग्जाम्पल दिया है। उदाहरण के लिए किसी ने चक्षुजन्य ज्ञान द्वारा टेबल को देखा अपनी आंख से, तो उसे यह भी ज्ञात है कि उस टेबल का ज्ञान है। अपने ज्ञान का ज्ञान ही स्व पर प्रकाशकता है। यहाँ देखो, और हाथी के बच्चे को देखकर उसका ज्ञान बाह्य अभिमुख होकर किया जाता है, उसी प्रकार अपने अभिमुख होकर ज्ञान से यह प्रकाशित होता है। समझ में आ रहा है? उसे हाथी के बच्चे का ज्ञान है। तो इस प्रकार हर एक कितनी सारी चीजों से ये बताते हैं कि पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि वो ज्ञानात्मकता होना चाहिए। दूसरा क्या देखा, ये क्या पॉइंट है दूसरा? स्व पर प्रकाशकता होना चाहिए। अभी थर्ड पॉइंट क्या है कि वो कैसा प्रमाण का लक्षण थर्ड क्या है कि वो निश्चयात्मकता वाला होना चाहिए या व्यवसायत्मकता वाला होना चाहिए। नलिनी जी, आर यू देयर? तो निश्चयात्मक क्या है? तो जो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रमाण स्व पर प्रकाश होने के साथ साथ निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। इट शुड बी श्योर, इट शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी नियर, निश्चयात्मक, इट शुड बी नॉट बी चेंजिंग। जैसे जैन दर्शन में प्रमाण की यह प्रमुख विशेषता है कि वह स्वपर का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। प्रमाण के अधिकांश लक्षण इसकी पुष्टि करता है। ये क्या कहते हैं? जैसे आई, मैं, कॉन्शियसनेस, आई एग्जिस्ट, यह निश्चय देता है ना कि आपका अस्तित्व है। फिर और क्या क्या बातें बताते हैं वहां पे? अगर आप बोलेंगे मैं खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो वहां पे निश्चयात्मक किस चीज का है? एक्टिविटी तो अलग अलग हो रही है, पर किस चीज का निश्चय है? कौन है जो सब में कॉमन है? ये सारे वाक्य में कौन है जो सब में कॉमन है? मैं। तो मैं का ज्ञान जो है वो स्व का ज्ञान है, वो निश्चयात्मक ज्ञान है। वो व्यवहार से आप अपने जो क्रियाएं करते हैं ना, व्यवहारात्मक का ज्ञान है। मैं जो निर्णय कर रहा है, जो बात कर रहे हैं, वो है निश्चयात्मक ज्ञान। सबको समझ में आ रहा है? और हमको यहाँ पे तो ज्यादा डिटेलिंग जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेनी है। और दर्शन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में या दूसरे दर्शन के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, पर इट इज योर चॉइस। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट प्रेजेंट। पहले हम जैन तक प्रमाण के बारे में ही डिटेलिंग करेंगे। समझ में आ गया सबको? विनीता जी, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो प्रमाण कैसा होना चाहिए? संशय आदि दोषों से रहित होना चाहिए। मतलब संशय तो एक दोष है, उसके अलावा भी क्या क्या दोष है, वो सारे दोषों से रहित होना चाहिए। तो दूसरे दोष देखो यहाँ दिखाए हैं। संशय के बाद दिख रहा है विपर्य, वो दूसरा दोष है। उसके बाद दिख रहा है अनध्यवसाय। ये सारे दोष से रहित होने पर जब वस्तु तत्व का ज्ञान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
प्रमाण। समझ में आ रहा है? कहीं के भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि संशय। तो संशय क्या है? मैम संशय, इसका हाँ विपर्य और हाँ वो अभी हम कर रहे हैं। पहले संशय कर रहे हैं कि संशय का मतलब क्या है। तो संशय मतलब डाउट। डाउट तो पता है ना, शंका। संशय मतलब शंका। तो जब साधक एवं बाधक प्रमाणों के अभाव की स्थिति में अनेक अंशों को न अन्य अंशों को छूने वाला ज्ञान जो है वो संशय है। जैसे हमने देखा है ना, खेतों में चिड़िया या दूसरे पक्षी आके उसको खा ना जाए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, लकड़े का ठूठा बनाते हैं, लकड़े का आदमी बनाते हैं और उसको उसका मुंह बनाते हैं और उसको शर्ट पहना देते। तो क्या लगता है, जो पशु और प्राणी और सब आते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि वहां कोई आदमी खड़ा है जो उस एरिया की रक्षा कर रहा है। तो वो लोग वहां नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तो जब खेत में ऐसे आकार का देखकर हमको क्या होता है, संशय होता है, डाउट होता है। क्या क्या डाउट होता है कि यह ठूठ है या पुरुष। समझ में आया? तो ठूठ क्या होता है वो मैंने बताया ना, कि जब पुरुष के वस्त्र पहना दिए जाते हैं तो दूर से देखने पर हमको डाउट होता है। तो वहां क्या है, जिसमें दोनों ज्ञानों की ओर जीव झूलता रहता है। मतलब ये है कि ये है, वो ठूठ है कि आदमी है, पुरुष है। तो जब ऐसे डाउट होते हैं कि ये है कि वो है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संशय। उसको बोलते हैं शंका। समझ में आया? जब कोई भी संशय किसी भी चीज का ना हो, कोई बात जो हो रही है या सम्यक ज्ञान के लिए या पदार्थ के बारे में जो बात हो रही है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो वो प्रमाण का टूल नहीं बन सकता, वो प्रमाण नहीं है। समझ में आया? तो जब संशय से रहित होगा तो ही वो प्रमाण का सब्जेक्ट बन सकता है। मतलब ये दोष से रहित होना चाहिए, संशय से। समझ में आया? और दूसरा एग्जाम्पल भी क्या दिया देखो, कभी कोई लड़की लड़के के वस्त्र में देखकर हमको क्या लगता है, ये लड़की है या लड़का। आजकल तो कितने सारे लड़के बड़े बड़े लंबे बाल बना के बाइक में जाते हैं, तो पीछे से हमको डाउट होता है ना कि ये लड़का है कि लड़की है, पता ही नहीं चलता। तो उसको क्या बोलते हैं, संशय ज्ञान। संशय, समझ में आ गया संशय के बारे में? ये है कि वो है, वो होता है संशय। जो ज्ञान पक्का नहीं है, और विच वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, वो होता है संशय। क्लियर? सबको समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ू? यस मैम। नेक्स्ट क्या है, विपर्य। विपर्य का मतलब क्या है, विपरीत धर्म का निश्चय होना, या उल्टा ज्ञान होना, या सच्ची समझ नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं, विपर्य। तो हमको जब लगता है कि यह सीप को श्वेत वर्ण के कारण रजत अथवा चांदी समझ लेना विपरीत ज्ञान है। कहीं हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में नहीं सॉरी, रण में जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं, आगे आगे तो वहां पे पानी नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सूर्य की किरणें जब रेत पे पड़ती है ना, तो वहां पे चमकता है, वो जगह चमकती है, तो हमको लगता है कि वहां पानी है, क्योंकि डेजर्ट में पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो किसी को जब पानी की बहुत तलब लगी है और पानी की कामना कर रहा है, तब जो वो ये मिराज देखता है तो उसको क्या लगता है कि शायद वहां पानी है। तो वो क्या हुआ, उसका उसकी गलत मान्यता हुई, तो उसको बोलते हैं विपर्य। समझ में आया? जो चीज जो है उसके वो नहीं और दूसरी मान लेना है विपरीत ज्ञान। इसी प्रकार जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानकर भिन्न स्वरूप में जानना विपर्य ज्ञान है। समझ में आ गया? और क्या एग्जांपल दिया है, पढ़ो यहाँ पे। किसी
लड़की को लड़के के वस्त्रों में देखना। कंप्लीट करो। देखकर उसे लड़का समझ लेना, विपरीत या विपर्य ज्ञान। समझ में आ गया विनीता जी? आपको विपर्य अब समझ में आ गया? हाँ। जो है वो ऐसा नहीं, उससे उल्टा जानना, वो है विपर्य ज्ञान। पहले कौन सा बोला था हम लोग ने? संशय। फिर अभी दूसरा सेकंड क्या है? विपर्य। विपर्य। और थर्ड क्या है? अनध्यवसाय। तो अभी थर्ड क्या है? अनध्यवसाय मतलब क्या? तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस प्रकार का, जैसे चलते हुए व्यक्ति को, कोई आदमी चल रहा है और उसको कोई तिनका लग गया, तिनका के स्पर्श का ज्ञान हुआ, तो उसे क्या विचार आता है? क्या हुआ, क्या लगा? तो यहाँ वो नहीं बोलते कि ये लगा या वो लगा, या कोई उल्टा ज्ञान भी नहीं है वहां, संशय भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है, पर क्या है ऐसा क्वेश्चन हुआ, तो वो है अनध्यवसाय। समझ में आया? इसमें न तो विपरीत ज्ञान होता है और न ही संशय होता है। पहला जो दो पढ़ा वो नहीं होता है। अब पर क्या होता है? इस स्तर का ज्ञान ही नहीं होता है। इसमें कोई निर्णय हो, जिसमें कोई निर्णय हो ना, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है, उसे अनध्यवसाय शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? समझ में आ गया? सबसे पॉइंट पहला कौन सा था? संशय। नहीं, इसका नहीं, पहला पॉइंट कौन सा था? प्रमाण कैसा होता है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक। सेकेंड, स्वप्रकाश। थर्ड, निश्चयात्मक। वेरी गुड। फोर्थ, संशय आदि दोषों की रहित। संशय आदि, संशय और आदि दोषों का नहीं। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। हाँ, वो तीन दोषों से रहित होता है। क्लियर? सबको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? वो कैसा ज्ञान होता है? असंवादकता। उसमें क्या होती है? असंवादकता होती है। मतलब उसका मतलब क्या है? असंवादकता का मतलब कि अन्य प्रमाणों से बाधित न होना। कोई भी दूसरा अन्य जो प्रमाण है ना, उससे कोई, यहाँ पे कोई बाधा नहीं हो रही है, तथा पूर्वापर अविरोध होना। कोई दूसरे के साथ भी विरोध नहीं है, तो उसको बोलते हैं अविसंवादकता। मतलब जो ज्ञान अन्य प्रमाणों से बाधित न हो तथा पूर्वापर अविरोधी हो, वो अविसंवादक है। समझ में आया? जिसमें यह सारे प्रॉब्लम नहीं होते हैं ना, वो होता है प्रमाण का ज्ञान। एक दूसरे कोई प्रमाण के साथ भी वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे कोई टूल के साथ या दूसरी कोई जो बातें होती है उस यहाँ पे वहां पे भी कोई विरोध नहीं होता है, वैसा ज्ञान होता है, उसे उसी ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये कौन सा वर्ड है? असंवाद। अविसंवादिता। हाँ, अविसंवादक। तो प्रमाण का ज्ञान को कैसा होता है? अविसंवादक। फिर वो सम्यक ज्ञान के साथ होना चाहिए, उसमें सम्यक ज्ञानता भी होनी चाहिए। तो समंत भद्र जी ने आप्तमीमांसा में तत्व ज्ञान को तथा विद्यानंद जी ने प्रमाण परीक्षा में सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण कहा है। और एक प्रमाण क्या है? कि वो सम्यक ज्ञान के साथ होना चाहिए। समझ में आया? खाली आप्तमीमांसा में समंत भद्र ने और प्रमाण परीक्षा में विद्यानंद जी ने नहीं, और बहुत सारे आचार्य विद्यानंद ने, बहुत सारे लोग ने बोला है कि सम्यक ज्ञान जो है वो एक प्रमाण का टूल है। जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं उसको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सम्यक ज्ञान पद का प्रयोग होता है वह आंतरिक दृष्टिगत मिथ्यात्व के क्षय, उपशम और क्षय से होता है।
आप लोग को ये वर्ड पता है ना, व्हाट इज क्षय, व्हाट इज उपक्षय एंड व्हाट इज क्षयोपशम? ये वर्ड सब जानते हो ना? यस यस मैम। हाँ, तो जब इन सब से रहित ज्ञान होता है वो होता है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन है मतलब सम्यक ज्ञानता का लक्षण, और सम्यक ज्ञान जो है वो है प्रमाण का एक मुख्य लक्षण। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? अपूर्वार्थ ग्राहिता। अपूर्वार्थ ग्राहिता, यहाँ अपूर्व शब्द जो है ना उसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ दिया है। जैसे दिगंबर दार्शनिक है, उन्होंने प्रमाण को क्या बोला है? अपूर्व या अंधिगत अर्थ का ग्राहक मानते हैं। और वहां श्वेतांबरों ने क्या कहा है? अधिगत अर्थ के ग्राहक ज्ञान को भी प्रमाण स्वीकार करते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं अपूर्वार्थ ग्राहिता, मतलब ग्रहण किया हुआ क्या है? अपूर्वार्थ। तो अपूर्वार्थ मतलब क्या है? अपूर्व का मतलब यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ दिया है। अपूर्व मतलब यहाँ पे जो अर्थ मानते हैं वो यह है कि जो ज्ञान पूर्व में कभी हमने प्राप्त नहीं किया वह भी अपूर्व है, और जिस ज्ञान में आगे और पीछे की सारी बातें भी समझ में आए वो भी अपूर्व है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आगे और पीछे मतलब उत्तर काल में जो बात हुई हो और ज्ञान के अनंतर क्षणों में भी जो बात होती है वो सारे प्रमाण का लक्षण है। वो अपूर्वार्थ है, वो अपूर्वार्थ के साथ होना चाहिए प्रमाण का लक्षण। और एक प्रमाण का लक्षण वो ये ऑलरेडी हमने समझ लिया, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा हर एक मतों में ये बहुत कॉमन है कि जो स्व एवं पर पदार्थ का ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान, वही प्रमाण है। इवन दिगंबर लोग ने भी यही कहा है कि स्व एवं अपूर्व पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। तो इस तरह हो गए हमारे प्रमाण के लक्षण। समझ में आ गए? All of you are clear? Shall we go with the next point? प्रमाण के भेद। इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्रमाण के लक्षण में सारे क्लियर है ना? संशय क्या है, विपर्य क्या है, अनध्यवसाय क्या है, समझ में आ गया ना? सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं या दे दूंगी उससे रिलेटेड आप उसमें से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। विनीता जी, आपका समय सर का असाइनमेंट आ गया? आपने भेजा समय सर का असाइनमेंट? नहीं मैम, नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया है ना? आपका और अनुश्रुति दोनों का बाकी है। एक बार दोनों का आएगा फिर मैं सबका करेक्शंस कर दूंगी। ठीक है मैम, अभी ट्राई करते ये हैं। 3 पेपर साथ में है, पता है ना? समय सार, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र, ये तीनों मिला के आपको पेपर लिखना है एंड सेमिस्टर का। 20 और 10 मार्क, 50 मार्क का वैसे पेपर रहेगा, और असाइनमेंट भी वैसे ही रहेगी। और आपको पता है ना क्या क्या लिखना है अनुश्रुति? व्हाट यू हैव डिसाइडेड, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू? नो मैम, लिखने के बारे में तो नहीं पता है। पेपर लिखना है, पेपर इसमें से आएगा। मतलब असाइनमेंट लिखनी है। अच्छा, असाइनमेंट्स तो मैम उसकी जगह तो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। हाँ, तो आप कब कर रहे हो, क्या डिसाइड किया आपने? अभी मैम प्रिपेयर ही कर रही हूँ। अच्छा, एज मेरी प्रिपेयर हो जाती है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं अब मतलब आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं पहले वो तो बोलो मुझे। टॉपिक टॉपिक आप पूछ रहे हो क्या? हाँ, अच्छा, जो समय सार, वो जो एक तो मैंने समय सार में कुंद कुंद आचार्य के ऊपर लिया हुआ है, और आचारांक में आचारांक और समय सार का मिक्सअप है ना, तो उसमें थोड़ा उससे लिया है, थोड़ा इससे लिया है, दोनों से।
ऐसे नहीं कर सकते आप। समय सार और आचारांक दोनों को अलग ही रखना है। आचारांक को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आचारांक का पेपर तो तृप्ति जी ले रहे हैं, और वो क्या असाइनमेंट देंगे, वो क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता है। ये दोनों मिक्स नहीं करना है, ये तीनों अलग ही सुनना है। अच्छा, तो फिर मैं आचार्य कुंद कुंद के ऊपर ही ले लेती हूँ मैम, आचार्य कुंद कुंद और उनकी कृतियां। नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी आंसर रेडीली अवेलेबल है। अच्छा, नहीं मैं प्रेजेंटेशन तो आप बता दीजिए मैम, आप टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पर बोल दूंगी मुझे। हाँ हाँ, वैसे कर सकते हैं। मैं हाँ बोल आप देती हूँ आपको दो चीजें। विनीता जी, आप क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो ना असाइनमेंट? मैम अभी थोड़ा सी तबीयत ठीक नहीं था, लिखती हूँ मैम, अभी 2-4 दिन में थोड़ा बुखार था। मुझे कोई अर्जेंट नहीं है, पर आप लिखने वाले हो कि प्रेजेंट करने वाले हो? तो फिर मैं दोनों का सोचूं, नहीं तो उनका एक ही अनुश्रुति जी का दे दूं। इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी। मैं मुझे अर्जेंट नहीं है, अब 2-3 दिन बाद दीजिए, कोई बात नहीं है। और आप क्या करने वाले वो खाली पूछ रही हूँ। आप जैसे बोलो मैम, नहीं, दोनों करना है, दोनों नहीं करना है, कोई भी एक करना है। खाली प्रेजेंट भी कर सकते हैं ना? खाली प्रेजेंट कर सकते हो, पर आपको आपके असाइनमेंट, आपके आंसर्स रेडी नहीं होंगे फिर। जो 7 हाँ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उसमें से मैंने 3 आंसर्स लिखने को बोला है, और 4 ERC। पूरा क्वेश्चन बैंक डाल दिया है मैंने ग्रुप में। तो अगर आप वो करते हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, तो उसमें से मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो आपका आंसर भी रेडी हो जाएगा, जो फिर आप मुझे सबमिट करोगे, मैं करेक्शन करके आपको वापस दे दूंगी। फिर आपको पता चलेगा कि उस आंसर में आपको क्या लिखना है। तो आपको वो करना है, या आपको पढ़ के फिर प्रेजेंट करना है, दोनों आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं लिख के असाइनमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बैंक डाला हुआ है ना, उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए कि कौन से क्वेश्चन लिखने हैं। तो वो हाँ 3 क्वेश्चन और 4, 4 ही थे ना आदित्य? ERC कितने लिखने थे? मैम 3 ही लिखने थे मैम, 3 ठीक है ही मैम। थे। या 4 लिखने थे हाँ, और 4। बाकी हाँ, तो वो लिख 5 लिखने थे मैम, सॉरी 5 मैम। लिखते। हाँ, वही मैं बोली, 3 तो नहीं हो सकते। ठीक है, जो भी है वो देख लीजिएगा, हाँ मैम, और फिर वो लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े। प्रमाण के भेद। ऑल ऑफ यू आर रेडी? हमारा एक क्लास हो गया है, अभी दूसरा क्लास शुरू कर देते हैं। आज तृप्ति जी नहीं है, तो दोनों क्लास में ही ले रही हूँ, तो अपना अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है। मैम टॉपिक आप बाद में बताओगे क्या? हाँ, टॉपिक मैं बाद में बता देती हूँ। ओके मैम। आप मुझे रिमाइंड कर देना या मैसेज डाल देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो अभी ये है प्रमाण के भेद। देखो, प्रमाण के भेद है ना, बहुत सारे आचार्यों ने अलग 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 एंगल से बनाए हैं, अलग अलग पॉइंट। हालांकि चीज तो एक ही है, पर बहुत अलग अलग नजरिए से देख के अलग अलग तरह से बनाए हैं। तो एग्जाम में मैं ये भी पूछ सकती हूँ ऐसे क्वेश्चन भी, कि तत्वार्थ सूत्र के आधार पे प्रमाण के भेद क्या है। ठीक है। फिर आपको ये टेब्यूलर कॉलम समझाना पड़ेगा। दिख रहा है आप सबको आपके सामने? यस मैम। तो प्रमाण को पहले यहाँ 2 मेन ब्रांच में डिवाइड किया है, वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। फिर प्रत्यक्ष को किस किस में दिया है? अवधि ज्ञान, मंतपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। देखो, बहुत इजी चार्ट है, बहुत इजी चार्ट है। 5 ज्ञान होते हैं ना, उससे देखो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, दोनों को परोक्ष में डाल दिया है, क्योंकि वो परोक्ष ही है। आप जानते हो ना प्रत्यक्ष क्या होता है और परोक्ष क्या होता है। व्हाट इज प्रत्यक्ष एंड व्हाट इज परोक्ष, वो हम करेंगे डिटेल में। पर यहाँ तो ऐसे ही एक लाइन में मुझे जवाब चाहिए। प्रत्यक्ष क्या होता है और परोक्ष क्या होता है? तो इंद्रियों की सहायता से होता है वो परोक्ष। क्या? इंद्रियों की सहायता से होता है वो परोक्ष के हैं, और प्रत्यक्ष? और उसमें इंद्रियों की सहायता नहीं होती। हाँ, वेरी गुड। सो यहाँ पे परोक्ष मतलब कौन से ज्ञान आते हैं? 5 ज्ञान में से मति और श्रुति 2 परोक्ष में आएंगे।
ये 3 प्रत्यक्ष में आएंगे। और मति ज्ञान में भी ये सारी चीजें हमको 4 डिविजन्स देखने हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा। और श्रुति ज्ञान तो आप सबको पता है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में होता है। कितने जन को ये पता है मति ज्ञान के भेद? तत्वाद सूत्र में पढ़े हुए होंगे शायद, या कहीं पहले से इसके रिलेटेड आपको ज्ञान है? अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा। यस और नो, खाली हाँ या नाम बोलो। जानते हो नहीं जानते हो? यस मैम, पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है ना? पर हम और भी डिटेलिंग में ये आप वापस करेंगे, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ दिस सेमिस्टर। तो आप जब प्रमाण को तत्वार सूत्र के रिलेटेड भेद उनके लिखेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है। बाय हार्ट कर लो, सब लोग बाय हार्ट कर लो। मैं 2 मिनट में पूछ रही हूँ, ऑल ऑफ यू बाय हार्ट इट। इजी ही है, एक बार पढ़ लो। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हो गया बाय हार्ट? हो गया? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा तत्वार सूत्र से के हिसाब से क्या क्या भेद है? प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में है अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और परोक्ष में है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान में है अवग्रह, ईह, अवाय धारणा। और श्रुति ज्ञान में है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। वेरी गुड। अभी ये हमने कहाँ से सीखा? अकॉर्डिंग टू तत्वार्थ सूत्र। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे, न्याय अवतार, प्रमेय प्रमाण के भेद। ठीक है, इसीलिए मैं भी अभी बाय हार्ट करा रही हूँ, क्योंकि वो हर एक ने 3-4, हम ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 ही करेंगे। पर 5वीं सदी में न्याय अवतार जो है उनके रिलेटेड जो उन्होंने भेद बताए हैं वो प्रमाण के कैसे है, दिख रहा है आपको? प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या दिया है उन्होंने? यहाँ क्या दिया है प्रत्यक्ष में? स्वार्थ एंड परार्थ। क्या है यहाँ पढ़ो, दिख रहा है ना आप लोग को? नहीं दिख रहा है? स्वार्थ और परार्थ। परार्थ। परोक्ष में क्या है? अनुमान, आगम। अनुमान और आगम। फिर वापस अनुमान में क्या है? स्वार्थ एंड परार्थ। स्व के अर्थ से, पर के अर्थ से। प्रत्यक्ष को स्व के अर्थ से, पर के अर्थ से। परोक्ष को अनुमान और आगम, फिर अनुमान को वापस स्वार्थ और परार्थ। एक बार लिख लो ये तो बाय हार्ट हो जाएगा। एक बार आप अपने अपने बुक में लिख लो और लिखना, न्यायावतार के में प्रमाण के भेद। बोलते जाओ। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान और आगम। अनुमान में स्वार्थ और परार्थ। हम्म,
अनुश्रुति, आदित्य, यस मैम। बोलो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार प्रमाण के भेद क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष और उसके अंतर्गत अवग्रह, युवाय, धारणा, ये सारे। नहीं, सॉरी मति, सॉरी अवधि, मना पर केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष में थे, परोक्ष में मति और श्रुत ज्ञान थे। मति ज्ञान में थे अवग्रह, युवाय, धारणा, अवाय और अंग प्रविष्ट और बाह्य श्रुत ज्ञान में। सॉरी आदित्य, आदित्य, आशा जी बोलिए, न्यायावतार में क्या है प्रमाण के भेद? न्याय अवतार में भी दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के हैं स्वार्थ और परार्थ, और परोक्ष के हैं अनुमान और उपाय। और अनुमान के हैं अनुमान और अनुमान, देखिए स्क्रीन पे देखिए। अनुमान और आगम, मेरे को दिख नहीं पाया था। अच्छा, अनुमान और आगम, और अनुमान के हैं वापस स्वार्थ और परार्थ। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? यस मैम। नेक्स्ट ले हम ये दो कौन कौन से पढ़े हमने? फर्स्ट अकॉर्डिंग टू तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ और न्याय। हाँ, दूसरा न्यायावतार। अभी थर्ड क्या है? भट्ट अक्लंक, 8वीं सदी में जो के भेद हुए थे वो है प्रत्यक्ष, परोक्ष, वो तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या है? सामव्यवहारिक, सामव्यवहारिक और मुख्य। सामव्यवहारिक में कौन से है? इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। और मुख्य में क्या है? अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। समझ में आया? फिर परोक्ष में क्या है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, 5 है। और अनुमान के नीचे स्वार्थ और परार्थ। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। स्मृति क्या है, प्रत्यभिज्ञान क्या है, तर्क क्या है, अनुमान क्या है, आगम क्या है, साम्यवहारिक क्या है, स्वार्थ क्या है, परार्थ क्या है। ओके, अभी खाली आप उसके डिवीजन लिख लो, बाद में हम डिटेलिंग करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू आर विथ मी? समझ में आ रहा है ना? लिख लिया? अभी कौन पढ़ेगा इसको? भट्ट अक्लंक के का हिसाब से प्रमाण के भेद। अनुश्रुति आप पढ़ो। अनुश्रुति आप नहीं हो? विनीता जी आप पढ़ो। यस मैम। भट्ट का 5वीं शताब्दी में प्रमाण के दो भेद है, प्रत्यक्ष, 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष में समव्यवहारिक, समव्यवहारिक और मुख्य। समव्यवहारिक में इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। हाँ, और मुख्य में अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, और परोक्ष में? परोक्ष में पांच में बांटा गया है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हाँ, इस अनुमान में वापस स्वार्थ और परार्थ। समझ में आ गया? ये सारा जो डिटेलिंग है हम बाद में करेंगे।
हाँ हिसाब से डिवीजन हो गया है, वो समझ में आ गया ना। हाँ प्रमाण के ही डिवीजन से है, भेद है, अलग अलग समय में अलग अलग दिया है। और ये मतलब वादी देव सूरी के हिसाब से जब भट्ट अकलंक के पश्चात प्रमाण और भेदों का विकास हुआ और भी वो बढ़ते गए, तब वादी देव सूरी ने उसका कैसे वापस वर्गीकरण किया उसकी डिटेलिंग यहाँ पे है। तो उनका प्रमाण को उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष में किया। प्रत्यक्ष कौन कौन से है? सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। सामव्यवहारिक में आएंगे इंद्रिय जन्य, अनिंद्रिय जन्य। इंद्रिय और अनिंद्रिय जन्य क्या है? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। और पारमार्थिक में क्या है? सकल और विकल। सकल में कौन सा आएगा? केवल ज्ञान। विकल में कौन सा आएगा? अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान। फिर परोक्ष में कौन कौन से आएंगे? स्मृति मतलब स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो प्रत्यभिज्ञान के कौन कौन से है? एकत्व, सादृश्य, तद्विलक्षण, तत्प्रतियोगी आदि। और अनुमान में कौन से आएगा? स्वार्थ और परार्थ। आगम में कौन से आएंगे? लौकिक और लौकोत्तर। समझ में आया? सब लिख लो। मैम ये इंद्रिय जन और अनिंद्रिय जन दोनों में ये अवाय धारणा आएगा। हाँ, सबका लिखना हो जाए फिर मुझे बोलना। हो गया? आगे बढ़े। आदित्य कुछ डाउट है?
हो गया। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से डिविजन्स देखे, किस किस के अनुसार? सबसे पहला देखा तत्वार्थ के में प्रमाण के भेद, फिर क्या देखा? न्याय अवतार में न्यायावतार, प्रमाण के भेद, फिर भट्ट भट्ट कृत प्रमाण। अवतार, हाँ, और उनके बाद जो जो ग्रोथ हुआ उस सारी चीजों को वादी देवसूरी ने ये डिवीजन दिए हैं, तो ये सारे उसके भेद होते हैं। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो अभी सबसे पहला क्या हमको जानना है? प्रत्यक्ष एंड परोक्ष। ये डिटेलिंग तो हम बाद में करेंगे, और ऐसे भी हमको तो ये 5 ज्ञान के बारे में पता है ना। मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या है, मन पर्यव ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान क्या है, ये सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और मति ज्ञान के भेद और श्रुत ज्ञान के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा करते हैं। तो प्रत्यक्ष वर्ड में क्या लिखा है? प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का अर्थ क्या है? अक्ष का अर्थ है आत्मा, जीव। जो ज्ञान सीधे आत्मा से प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाओं में भी हमको देखने को मिलता है कि इंद्रिय, मन आदि की सहायता के बिना सीधे आत्मा में प्रकट होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय और मन आदि के सहायता के बिना, उसकी कोई भी सहायता नहीं है, उसके बगैर आत्मा में जो सीधा ज्ञान प्रकट होता, सीधा ज्ञान होता, होने वाला ज्ञान, प्रकट होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो इंद्रिय और मन आदि की सहायता से प्राप्त होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान। समझ में आ गया प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान? जो स्पष्ट ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, या जो इंद्रिय एवं मनोजन्य ज्ञान है यह भी स्पष्ट तो है, पर वो प्रत्यक्ष, वह भी प्रत्यक्ष है, तथा आत्मा से होने वाला ज्ञान स्पष्ट ज्ञान होने से प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी हम यहाँ देखते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है? तो आगमों में मति ज्ञान को अभिनिबोधक ज्ञान भी कहते हैं। आपने अभी आगे देखा था ना, अभिनिबोधक। 5 इंद्रिय तथा मन के माध्यम से आत्मा द्वारा सामने आए पदार्थों को जान लेने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। वापस रिपीट करो। 5 इंद्रियों एवं मन के माध्यम से आत्मा द्वारा सामने आए पदार्थों का जान लेने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अभी मति ज्ञान को और भी डिटेल में जानने के लिए उनके 2 भेद को हमको जानना जरूरी है। वो होता है श्रुत निश्रित मति ज्ञान और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। श्रुत निश्रित मति ज्ञान के नीचे ये सारा आएगा, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। यहाँ पे जो मति ज्ञान के भेद में दिया हुआ है ना,
वो वहां आएगा श्रुत मिश्रित मति ज्ञान में। यहाँ आपको वो डिटेलिंग नहीं देनी है ये टेबुलर कॉलम में, पर हमको ये जानना जरूरी है, इसीलिए और भी डिटेलिंग में मैं समझा रही हूँ। तो अभी श्रुत मिश्रित मतलब क्या? श्रुत मिश्रित वह है जो शुद्ध सुनने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। शुद्ध ज्ञान तो पता है ना आप सबको? तो यह ज्ञान पहले कुछ हमने पढ़ा हुआ है या परंपरा से प्राप्त संकेत से प्राप्त होता है, उसको श्रुत मिश्रित मति ज्ञान कहते हैं। और अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान का मतलब है जो बिना श्रुत की सहायता के स्वभाव रूप से उत्पन्न होता है। कोई शुद्ध नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी या किसी से सुना नहीं है, जो शुद्ध नहीं है पर अपने स्वभाव से उत्पन्न हो तथा मति ज्ञानावर्णीय कर के विशेष क्षयोपशम से प्राप्त हो, उसे शुद्ध मिश्रित मति ज्ञान कहते हैं। और उसके ये 4 प्रकार है: अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा। क्लियर? अभी हम लोग जानेंगे अवग्रह क्या है, ईहा क्या है, अवाय क्या है और धारणा क्या है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट है? मैं मति ज्ञान का आगम में और एक क्या नाम बोला था? अभिनिबोधक। अभिनिबोधक, अभिनिबोधक। हाँ। और मैम अश्रुत निश्चित का एक एग्जाम्पल मैम। हाँ स्वभाव से मतलब कैसे? हाँ, जो अभी है ना, हम किसी चीज के बारे में जानते हैं या कोई चीज जानते हैं जो हमने किसी से सुनी नहीं है और आगम से में भी पढ़ी नहीं है, पर हमको वो चीज समझ में आती है, ज्ञान में आती है, तो वो आत्मा के स्वभाव से जब अंदर से कभी कोई पूर्व भाव में पढ़ा होगा या पूर्व भाव में जानते होंगे, पर आज के दिन इस भाव में कभी भी किसी से जाना नहीं है या किसी से सुना नहीं है या कहीं से पढ़ा नहीं है, उसे अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान कहते हैं। और जो अभी हम बुक की मदद से, आगम की मदद से या ये क्लास के माध्यम से जो कोई भी ज्ञान ले रहे हैं ना, उसे बोलते हैं शुद्ध मिश्रित मति ज्ञान। मतलब वो हम शुद्ध से किसी से सुन रहे हैं ना या कोई आगम से पढ़ रहे हैं ना, पर जहां आगम या किसी की मदद से नहीं हो रहा है तो वो अशुद्ध मिश्रित होता है। जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, लास्ट जब तीर्थंकर का भाव होता है तब वो कोई उनके गुरु नहीं होते हैं, वो स्वयंभू होते हैं। मतलब उनकी आत्मा में ही सारा ज्ञान होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 ज्ञान के धनी है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ऑलरेडी उनके पास है। तो तब वो कहीं शुद्ध ज्ञान नहीं ले रहे, तो वो अश्रुत मिश्रित ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? हाँ। और अभी हम आगम की मदद ले रहे हैं, किसी से सुन के कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? शुद्ध मिश्रित मति ज्ञान। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, शुद्ध मिश्रित और अश्रुत मिश्रित? ठीक है, हाँ। आगे बढ़े। आशा जी, आदित्य और कौन Yes, कौन ma'am. है? नलिनी जी, अनुश्रुति, यहाँ तक सब क्लियर है? यस और नो? श्रुत निश्चित है ना, सुना हुआ ज्ञान। श्रुत क्या? निश्चित का सुना हुआ ज्ञान। हाँ, कहीं से सुना हुआ है या आगम से पढ़ा हुआ है, उसे श्रुत मिश्रित बोलते हैं। मिश्रित मतलब किसी के आधार से, श्रुत मतलब सुना हुआ या आगम में पढ़ा हुआ शुद्ध ज्ञान, उसे शुद्ध मिश्रित बोलते हैं। क्लियर आशा जी? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी हम पढ़ते हैं मति ज्ञान के वो सारे 2 भेद थे, शुद्ध मिश्रित और अश्रुत मिश्रित। तो शुद्ध मिश्रित में अभी आएंगे अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा। यहाँ हमको उसकी डिटेलिंग नहीं लिखनी है,
और उसके नीचे शुद्ध ज्ञान के नीचे आएगा क्या, उसके डिवीजन है अवग्रह, ईहा, अवाय एंड धारणा। वो शुद्ध ज्ञान के भेद है, मति शुद्ध ज्ञान के भेद है। लोग शुरू करें अवग्रह से। अवग्रह आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला अवक्त्य ज्ञान अवग्रह कहलाता है। Am I ऑडिबल? यहाँ पे नेट का कोई इश्यू दिखा रहा था, मेरी आवाज हाँ मैम, आगे का नहीं आया मैम, नहीं आगे आया? की आवाज नहीं आई। ठीक है, मैं हाँ। वापस रिपीट करती हूँ कि नाम जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित, मतलब डिटेलिंग, अदर डिटेलिंग नहीं है, ये कौन सी है, इसका क्या नाम है, उसकी कौन सी जाति है या कौन सी गति है, मतलब वो सारी डिटेलिंग के बगैर उस सारी कल्पना मैम आवाज नहीं आ रही है। जैसे इस ज्ञान में निश्चित। मैम आवाज तो आवाज नहीं आई मैम। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं, बीच में बंद हो गया था वापस। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये फोटो आपको शेयर करती हूँ, आप उसमें से पढ़िए। अभी मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना। आया? आपको कोई फोटो आया? आपके व्हाट्सएप में देखिए। नहीं आ रहा है? Am I ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। फोटो आया? नहीं ना मैम। व्हाट्सएप में फोटो नहीं आया? फर्स्ट ईयर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में? किसमें मैम? अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है, इधर मैं डालती हूँ वापस। हाँ मैम, आ गया मैम। आ गया ना? हाँ। पढ़ो उसको, उसमें क्या लिखा है। कौन पढ़ रहा है? अवग्रह नाम जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला अव्यक्त ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इस ज्ञान में निश्चित निश्चित प्रतीति नहीं होती है कि किस पदार्थ का ज्ञान हुआ है, केवल इतना सा ज्ञात होता है कि यह कुछ है। इसमें दो भेद है, व्यंजन व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। हाँ मतलब कुछ चीज है उसकी ज्ञान होता है अपग्रह। हाँ, यहाँ पे शेयर करूं। दिख रहा है आप लोग को? हाँ मैम। क्लियर है अभी आप लोग को दिख रहा है? व्यंजन अवग्रह क्या है? इंद्रियों का पदार्थ के साथ संयोग तथा अवक्त्य अप्रगट पदार्थ का अवग्रह,
उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे शब्द का कान से टकराना, कुछ है यह स्पष्ट निर्णय भी यहाँ नहीं होना, उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। और अर्थावग्रह क्या है? कुछ है इस प्रकार का ज्ञान, दिख रहा है? कुछ है इस प्रकार का ज्ञान, व्यक्त प्रकट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे आवाज शब्द को महसूस करना। व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह किस प्रकार से होते हैं? अथवा इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर ज्ञान का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और दूसरा व्यक्ति आके उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, उसे बार बार आवाज दे रहा है। वह सोया हुआ व्यक्ति पहली बार नहीं सुनता, फिर दूसरी बार आवाज देने पर भी वो नहीं जागता। इस प्रकार बार बार आवाज देने पर उसके कान में उस ध्वनि पुद्गलों से पूरे भर जाते हैं। तब वह अवरोधक सूचक हूँ यह शब्द कहता है। ऐसे बोलता है ना, जब कोई गहरी नींद में सोता है, एकदम डीप स्लीप में चला गया, सोचो अपने बच्चा, और हम लोग दरवाजे खटखटाते हैं घड़ी 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 घड़ी, पहले बार में नहीं सुनता, दूसरी बार में नहीं सुनता, फिर जब उसके कान के पुद्गल, कान पूरे ध्वनि के पुद्गलों से भर जाते हैं, तब वो ऐसे होकार देता है तब उस आदमी को, उस बच्चे को लगता है कि शायद कोई मुझे पुकार रहा है। और यही बच्चा, उसको तब क्या होता है, ये दरवाजे की आवाज है या दूर घंटे की आवाज है या कोई किसी और चीज की आवाज है, वो समझ नहीं होता है। उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। फिर जब उसको कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये तो मेरी मम्मी की ही आवाज है, तब उसे अर्थावग्रह कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। तो इंद्रिय और विषय का असंख्य समय वाला प्राथमिक संबंध जो पहले था वो व्यंजनावग्रह है, और उसके पश्चात व्यंजनावग्रह से कुछ ज्यादा व्यक्त, किंतु पर भी अव्यक्त, व्यक्त तो है पर अव्यक्त शब्द का ग्रहण, उसे अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह को अव्यक्त इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई जाति, गुण, द्रव्य की कल्पना से वो रहित होता है। आपको समझ में आया? इसमें यह दो चीजें, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। क्लियर हुआ? पहले दो जो चीजें हैं, अवग्रह, अवग्रह दो प्रकार के होते हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। समझ में आया? अभी व्यंजनावग्रह क्या है? जब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कोई गहरी नींद में सो रहा है और आप उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उठा रहे हो, बुला रहे हो, तो पहली और दूसरी बार टाइम पे तो उसके कान में आवाज ही नहीं जा रही है। फिर और भी ज्यादा बार बुलाने पर जब वो हुकार देता है, हाँ ऐसा बोलता है ना, तभी भी वो गहरी नींद में है, पर तब उसके कान के पुद्गल, कान में आवाज के पुद्गल से पूरा भरा हुआ है, इसीलिए उसको आवाज अंदर सुनाई दी, पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज किस चीज की है। ये कोई घंट की आवाज है, ये कोई मम्मी की आवाज है, या वो कोई सपना देख रहा है, कुछ भी आप ले लो। तो जो वो उसका फर्स्ट विचार आता है ना, जो जब समझ में नहीं आता है, तब उसको बोलते हैं व्यंजनावग्रह। फिर थोड़ा कंफर्म हो जाता है, फिर वो उठता है और थोड़ी उसको समझ आती है, उसको बोलते हैं अर्थावग्रह। और यहाँ पे कोई, जो जैसे आपको बोला कि कोई जाति का, कोई नाम का, या कोई और भी डिटेलिंग, यहाँ पे गुण या द्रव्य का कोई डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट श्योर ऑफ इट। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अवग्रह के दो टाइप्स, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। हाँ शांतिलाल जी, आज आपको मिस कर रहे हैं, आपके वीडियो को भी मिस कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो? समझ में आया इतना आप लोगों को? अभी वो हो गया अवग्रह, ठीक है।
ये अवग्रह के ही भेद थे, अवग्रह का ही स्टेज है कि ये सुनाई दिया, पहले तो सुनाई भी नहीं दे रहा था व्यंजन अवग्रह में, फिर सुनाई दिया अर्थावग्रह में, पर दे आर नॉट श्योर ऑफ इट कि ये क्या है। उसके बाद क्या होगा, ईहा। ईहा मतलब, यहाँ ईहा शब्द का सामान्य अर्थ है चेष्टा या इच्छा, मतलब अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप में जानने की चेष्टा करना। तो यहाँ पे तो उसको पहले तो लगा कि ये मम्मी की आवाज है या कोई घंटे की आवाज है या कोई सपना देख रहा हूँ, मतलब ऐसे ऑप्शंस जो थे ना, तो यहाँ जो उसने शब्द सुना, तो वो शब्द किस चीज के हैं उसका अभी थोड़ा उसको और भी समझ में आया कि नहीं नहीं ये तो मेरी मम्मी की ही आवाज है। वो फाइनल किया कौन से स्टेज पे, ईहा, ईहा में। फिर अपाय में क्या होता है, ईहा के द्वारा जाने हुए पदार्थ का निश्चय हो जाना कि यह शब्द वाणी के ही है, यहाँ में ये शब्द का ज्ञान हो जाना और निश्चयात्मक श्योरिटी हो जाना, वो है अपाय। फिर धारणा में क्या होता है, अवग्रह, ईहा, अपाय द्वारा प्राप्त ज्ञान स्मृति में संजो कर रख लेना। अभी वो जो उसको समझ में आया ना, उसको फाइनल कर देना, फाइनल डिसीजन मेकिंग, धारणा कर दिया, डिसाइड कर दिया, और कालांतर में कभी भी विस्मृत न होने देना, उसको धारणा कहते हैं। जैसे जब जो वस्तु की उसने आवाज सुनी थी वो इसी चीज की है, या पहले दूसरा आप एग्जाम्पल लो, तो अवग्रह में वो कोई आदमी को देखता है और सोचने लगता है कि ये कौन है, इसको मैंने पहले कहीं देखा है कि नहीं। तो व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह में उसको लगता है कि शायद यहाँ देखा होगा, शायद वहां देखा होगा, शायद मेरे स्कूल का होगा, ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं ना वो अवग्रह में होता है। फिर यहाँ में लगता है कि हाँ हाँ मैंने शायद यहाँ पे ही उसको देखा होगा, ये मेरी स्कूल का होगा, बिकॉज ऑफ द एज नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो आज अलग दिख रहा है। फिर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये तो स्कूल का मेरा फ्रेंड ही है, फिर आपने धारणा लगा दी कि ये मेरा स्कूल का ही फ्रेंड है, इन फ्यूचर कभी भी आप उसको मिलोगे तो ये आपकी स्मृति में रह जाएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, वो हो गया धारणा। तो ये हुआ मति ज्ञान के भेद, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह के दो भेद है, व्यंजनावग्रह एंड अर्थावग्रह। ये सारे नोट्स मैं आपको भेजूंगी, डोंट वरी, चिंता मत करना। पर अभी समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आया? शांतिलाल जी आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस किया है, और आज 2 क्लास एक साथ में लिए। शांतिलाल जी जी मैम, आज आपको हम मिस कर रहे हैं क्लास में, और आपने बहुत मिस किया। आई विल ट्राई टू रिकवर मैम। हाँ क्योंकि आज 2 क्लासेस साथ में थे। हाँ मैम, सफर में हूँ तो रेंज बहुत जगह नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। रिकॉर्डिंग देखने का कोशिश करता हूँ। आप आराम से देख लीजिएगा, आके देख लीजिए। कब आप रिटर्न हो रहे हो? 21st 21st? या पर्यूषण के अंदर सेवा देने जा रहे, मैं, आदिति, हेमा, खुशबू, तृप्ति मैम। अच्छा वहां पे सब साथ में जा रहे हो? अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह, कोई मैसूरू है, कोई ऊटी है, कोई सवाई माधोपुर है, कोई कहीं है। तो कल से आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे? मैम कोशिश करेंगे दोपहर को अटेंड करने की, आदित्य, या फिर रात को। आदित्य, शांति, मैम मैं कोशिश करूंगी मैम। कोशिश करोगे, फिक्स नहीं है आपका? ऐसे तो मैंने आज 2 क्लास ले लिए हैं, अगर आप लोग नहीं हो सकते हो और कोई और भी नहीं आ रहा है तो आप बोलो कैसे करना है कल से। ट्यूसडे और वेडनेसडे है। कल से पर्यूषण स्टार्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, ट्राई करेंगे। थोड़ा अच्छा, लेट रख सकते हैं नहीं तो कितने बजे लेट मतलब? 3 साढ़े 3 से। 3:30? 3:30 बहुत लेट नहीं हो जाएगा? क्योंकि सुबह वाचनी और दोपहर को वापस थोड़ा धार्मिक क्लासेस सब दोपहर को। वो क्लास कितने बजे होता है आपका? वो 2 से 3:30 तक। 2 से 3:30 तक है?
और आप लोग का क्या प्रोग्राम है आदित्य और शांतिलाल जी, वहां पे आपका स्वाध्याय का क्लास क्या है? We are full time DOT. हाँ फुल टाइम ड्यूटी है, पर कभी तो बैठ फ्री होंगे ना, आपका क्लास खत्म हो जाता होगा ना, जैसे हाँ हाँ हाँ, दोपहर का 3 सेशन, बजे 3। दोपहर का सेशन कितने बजे रहता है? आदित्य या फिर 11। 11 बजे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लोग फ्री है शांतिलाल जी, आदित्य जी? या we are ready. कितने बजे? आप बाद में ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। 11 बजे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 to 12 कर सकते हैं, वापस एकाशन करना वो सब। हाँ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू एडजस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। पर शांति, थोड़ा सी हाँ हाँ आदित्य आप डिसाइड करके मैसेज डाल दीजिए। आदित्य हाँ, आदित्य प्लीज, आई रिक्वेस्ट आप on behalf of all you, please put message. ठीक है, कल एक दिन ट्राई करते हैं 11 to 12, और आज तो ऐसे भी 2 क्लास ले ली है, कल और परसों लेनी है, तो 11 to 12 ट्राई करते हैं। अगर हो जाएगा तो वही टाइम रख दीजिए, नहीं तो फिर ओके ओके। और बोलिए, यहाँ तक कुछ डाउट है अपना? ये एकदम ज्ञान क्या है? श्रुत निश्रित मति ज्ञान, अश्रुत निश्रित मति ज्ञान, श्रुत निश्रित। आदित्य 11 o'clock रखना है, यू विल बी फ्री अपने क्लास। आदित्य बाद में शायद सुन नहीं पा रहे हो। अभी उसने मैसेज डाला ग्रुप में वापस चैट में, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे? नहीं, अभी हमको अभी ट्रैवलिंग में है ना, हमको नहीं आ रही है। ठीक है, बाद में डिसाइड कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? या हाँ, तो इस मति ज्ञान के 28 प्रकार होते हैं। अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ये चारों को 5 इंद्रियों और मन 6 से होते हैं। तो इसको हमको क्या करना है? 4, ये 4 अवग्रह, ईहा, अपाय, धारणा इंटू 6, 5 इंद्रिय और मन मतलब 6 चीज से मल्टीप्लाई करने से 24 भेद आते हैं। और व्यंजन अवग्रह मन और चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रियों से होता है, तो उसके 4 भेद, 24 + 4 28। तो तत्वार्थ सूत्र में इस 28 भेदों के साथ प्रत्येक ज्ञान के फिर निम्नलिखित 12 भेद बताए गए हैं। तो इसीलिए 28 × 12 हो गए 336 भेद होते हैं। सबको समझ में आया? Am I audible? आशा जी, विनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यहाँ कोई नेटवर्क इश्यू है? आ रही है ना? बंद हो रही है। तो उस प्रकार से टोटल ये भेद कितने हुए? 336। ये सारी डिटेलिंग में आपको नोट्स के रूप में आपको वापस शेयर कर दूंगी। फिर विनीता जी, आप पूछ रहे थे ना अश्रुत निश्रित क्या होता है, तो उसके 4 भेद जो होते हैं वो है औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। ये चारों अश्रुत निश्रित के मति ज्ञान के भेद है। तो औत्पत्ति की बुद्धि मतलब क्या है? जिस बुद्धि के द्वारा पूर्व में जिससे कभी देखा नहीं, जिसके विषय में कभी सुना नहीं,
उस विषय को स्वाभाविक सूझ के रूप में ग्रहण करने में निपुण बुद्धि हो, उसे औत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसके बारे में हमने सुना नहीं है, जिसके बारे में पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, फिर भी वो वैसी बुद्धि, हम वैसे डिसीजन मेकिंग, वैसा सूझबूझ, हम बोलते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान में कि इस विषय का उसको बहुत सूझ है होती है, तो उसे बोलते हैं औत्पत्ति की बुद्धि। वो भी अश्रुत निश्रित का मति ज्ञान का भेद है। समझ में आया? फिर बोलते हैं विनय की बुद्धि। मतलब क्या? विनय से उत्पन्न बुद्धि, अर्थात गुरुजनों आदि की सेवा करने से जो बुद्धि प्राप्त होती है वो भी है अश्रुत निश्रित बुद्धि। थर्ड है कर्मजा बुद्धि। मतलब काम करते करते अभ्यास की पटुता से होने वाली बुद्धि कर्मजा बुद्धि। एक काम आप जो कर रहे हो ना, उसको घड़ी घड़ी करने से आप उसमें माहिर हो जाते हैं, वो होते हैं कर्मजा बुद्धि। जैसे हम बचपन में छोटे थे, तब हमको कोई बोलेगा कि रोटी गोल बनाओ, तो बनेगी? नहीं बनेगी। हम जब रोटी को बनाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो इतने टाइम प्रैक्टिस करने के बाद हम गोल रोटी बेल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कर्मजा बुद्धि। प्रैक्टिस करने के बाद उस जो हम काम करते रहते हैं, उसके अभ्यास की वजह से हम उसमें माहिरता पाते हैं, उसे बोलते हैं कर्मजा बुद्धि। और लास्ट है पारिणामी की बुद्धि। मतलब अवस्था अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि जो है वो पारिणामिक बुद्धि होती है। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 प्लस ये 4, मतलब 340 भेद होते हैं। समझ में आ गया सबको? मति ज्ञान यहाँ पे खत्म होता है। मति ज्ञान, श्रुत निश्रित मति ज्ञान, अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। देखो ये पूरा चार्ट में वापस आपको और एक बार ग्रुप में डालती हूँ, आप लोग देखो मति ज्ञान के भेद। देखो ग्रुप में, आशा जी, विनीता जी, आ रहा, आया आपको चार्ट? आया पूरा मति ज्ञान का? श्रुत निश्रित मति ज्ञान, अश्रुत निश्रित मति ज्ञान, फिर श्रुत निश्रित है अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, अवग्रह है व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, और अश्रुत निश्रित ज्ञान है उत्पत्ति की बुद्धि, वैनय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि एंड परिणामी की बुद्धि। अनुश्रुति, कैन यू सी द चार्ट इन व्हाट्सएप ग्रुप? दिख रहा है आपको? यस मैम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं मैडम, ऐसे डाउट तो नहीं है, पर अब थोड़ा सा वो पढ़ेंगे डिटेल में तो अच्छे से अच्छा। तो मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, वो भी पढ़ लेना, ठीक है जी। तो सबको। विनीता जी और सब, अनुश्रुति जी, आप सब यस मैम। 11 to 12 और दूसरा टाइम कौन सा सेट होगा? क्योंकि इनका क्लास भी है ना, तृप्ति जी कल लेंगे क्लास, अच्छा, तो वो कितने बजे रखा हो? कितने बजे? 2 to 3 वो फ्री होंगे? वो भी नहीं लेंगे मेरे ख्याल से, वो भी जाते हैं ना मैम स्वाध्याय। आए हुए हैं, पर बात हो गई कि आज तो ट्रैवल कर रहे इसीलिए नहीं ले पाएंगे, कल से वो लेने वाले हैं, वो पक्की बात है। अच्छा मैम। तो वो 2 से 3, 2 से पौने 3 रखे। यस मैम, जो आपको अनुकूल। हमारा थोड़ा डाउटफुल मैम। विनीता जी का डाउटफुल है। आशा जी? मैम आप लोग नहीं, आदित्य और इन लोगों को जो भी अनुकूल होगा उस हिसाब से रख लीजिए, हम तो घर पे ही है, रख लेंगे। और तृप्ति जी को भी तो होना चाहिए ना अनुकूल। हाँ मतलब वही बोल रही हूँ कि उन लोगों को जो अनुकूल होगा वो हम मेरे को चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आदित्य साढ़े 4 बजे से वापस फ्री है मैम प्रतिक्रमण तक। हाँ सुबह 11 से फ्री है, वापस दोपहर को थोड़ा है, वापस 4 बजे से फ्री है, 4 से प्रतिक्रमण तक फ्री है। अच्छा, 11 to 12 तो मेरा क्लास हो जाएगा। फिर कब फ्री होते मैं पूछ लेती हूँ सबको। मैं आदित्य 2:30 बजे भी 2:30 बजे भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत
आपको चलेगा 2:30 ना? से 3:30 भी चल जाए। ठीक है, हाँ मेरे को तो चलेगा। ठीक है। 2:30 नहीं लेंगे, वो 2 बजे लेंगे। 2 हाँ से 2 बजे लेंगे तो भी चलेगा। हाँ तो विकासना जब तक विकासना निपट जाता है ऐसे कुछ दिक्कत ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं नलिनी को पूछ लेती हूँ, आदित्य को हाँ उन लोगों से पूछ लीजिए, उनको जो अनुकूल हो। हम लोग घर पे हैं तो हम लोग कर पूछ लेंगे। लेती हूँ और तृप्ति जी को भी पूछ लेती हूँ, देन फाइनल डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे। मैम वो टॉपिक बता दीजिएगा। आपको कौन सा टॉपिक इजी लगेगा? एक बार आपने देखा, आपके समय सार बुक उठा के देखिए आपने, क्या क्या यस मैम, टॉपिक है, क्वेश्चंस देखे आपने? यस मैम, क्वेश्चंस भी सारे देखे हैं मैम, जो आपने एवरीडे क्लास के आफ्टर दिए हुए हैं। कुंद आचार्य के अलावा आपको कौन सा टॉपिक सेट होगा? आप बता दीजिए मैम, वो बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने तो एक दो बताए हैं, बट आप बोल रहे हो कि वो आपने तो एक ही बताया, कुंद आचार्य और उनकी कृतियां एक ही बताया आपने ना। और समय सार आचारक में प्ररूपित आत्मा। हाँ, आचारंग और समय सार को क्लब नहीं करना है, अच्छा क्लब करना ही नहीं है। वो दूसरा पेपर है, ये दूसरा पेपर है, अच्छा। उसकी असाइनमेंट दूसरी आएगी, इसीलिए ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ मैं। नहीं तो मुझे कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं था, ना तो ये इसमें गिना जाएगा ना तो उसमें गिना जाएगा, क्योंकि आचारंग सूत्र रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तृप्ति मैम देंगे, आई कांट गिव दैट। हम्म, मेरी असाइनमेंट अलग है, इसीलिए आप इसके रिलेटेड फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से कुछ देखो, अलिंग के बारे में जानना चाहते हो कर सकते हो। सॉरी मैम, आपकी वॉइस, पार्डन प्लीज। ठीक है, हम बाद में फोन में बात कर लेते हैं। ओके श्योर। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय श्री। देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनं। जय जिनेन्द्र एवरीवन। पर्युषण, जय जिनेन्द्र। आप लोग के साथ कोई भी मन दुख हुआ हो तो सबके लिए मिच्छामि दुक्कडम, और अच्छी पर्युषण पर्व की आराधना करना, सब जहाँ है वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करना, यही भाव से प्रभु को वंदन करते हुए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बाय। थैंक यू मैम।